हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम पार्ट 1 में हम लोग धातुओं के जो अधातु के जो भौतिक गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनको हमने देखा था। इस पार्ट 2 वीडियो में हम धातु और अधातु के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे उनको देखेंगे और बेहतर तरीके से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 पे जाकर चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ प्रत्येक विषय के प्ले लिस्ट बने हुए हैं, जहाँ पे सभी विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। तो आपको उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम अध्याय 3 को धातु और अधातु के पार्ट 2 वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको कह रहा है रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है, उसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा रासायनिक गुणधर्म होता है वह अगर किसी भी अवस्था में आता है तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, जैसे मान लीजिए कोई अगर दूध है वो डायरेक्ट किसी दूसरे चीज़ में, जैसे वो खट्टा हो जा रहा है या वो दही का बनना हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो रासायनिक परिवर्तन में आ जाते हैं। जैसे क्योंकि दूध का जो गुण है वो क्या है, ये दही के गुण से बिल्कुल अलग है। तो जब कोई पदार्थ अपनी प्राकृतिक रूप से जो अवस्थाएं हो या उनके गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं, जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, वो आपस में टूटते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण होते हैं, तो हमारा रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। तो आज हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है उनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हमें कह रहा है कि धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम 3.21 से 3.24 में पढ़ेंगे। इसलिए इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। तो हमारा धातुओं के गुणधर्म में क्या करना है, कौन कौन से धातु को लेना है। तो पहले हमको एल्युमिनियम, कॉपर Al, Cu, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg और जिंक Zn, इन धातुओं को एकत्र करना है, इकट्ठा करना है। अब हमको 3.21 में कह रहा है धातुओं का वायु में दहन। जब हम धातु को वायु में दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो क्या मिलता है, उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। तो हमने जब क्रियाकलाप 3.8 में देखा था तो वहाँ पर देखा था कि जब हम वायु को में चमकदार जो मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमारा क्या बन जा रहा था, मैग्नीशियम का जब हम दहन कराते हैं तो हमको MgO मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इसकी जाँच करते हैं। तो इसे समझने के लिए अब हम क्रियाकलाप 3.9 को देखते हैं। सावधानी, निम्नलिखित क्रियाकलापों से शिक्षकों का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अब हमको जो धातु है क्या क्या है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो इन सबों को क्या करेंगे कि हम एक एक करके चिमटे से पकड़ेंगे और इन्हें आपस में दहन करेंगे या जलाएंगे। इससे उत्पन्न पदार्थ एकत्र कीजिए, और इससे जो उत्पन्न पदार्थ एकत्र करना है, उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किसी धातु का दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था उसे भी लिखना है। दहन के पश्चात धातु कैसी प्रतीत होती है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? अब लगभग सभी धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। तो जितने भी धातु होते हैं अगर उनका हम दहन कराते हैं तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, या इसे हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्या है, धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं,
क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। जैसे अब हमारा पहला था एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को जब अब वायु में जलाइएगा तो क्या बनेगा? O2। तो अब देखिएगा तो यहाँ हमारा क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बन जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब देख लीजिए इक्वेशन को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 1 है, तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? 3 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम में यहाँ 4 है, तो एल्युमिनियम के पास 4 लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। अगर आप वहाँ से कॉपर को लेते या जिंक को लेते तो Zn2 अभिक्रिया करके क्या बना लेता? ZnO। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ये हमारा क्या है? जिंक ऑक्साइड है। इसी तरह से आप कॉपर को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर को Cu वायु की उपस्थिति में जलेगा, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अब देखिए यहाँ पे ये सभी जो ऑक्साइड होंगे, ये सभी जो हमको ऑक्साइड होंगे, ये क्या होंगे? क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय होंगे, या इन्हें हम लोग धातु के ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु के ऑक्साइड भी कहते हैं। और जब ये क्षारीय ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो काले रंग का होता है, जैसा कि आप इनमें देख सकते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है इसी प्रकार एल्युमिनियम क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जैसे A4Al, ये क्या है? एल्युमिनियम, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन, दोनों मिलकर 2Al2O3 बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। अगर इन्हें हम जल से अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाते हैं? क्षार बनाते हैं। और अभी ये क्या है? अब पूछेगा कोई आपसे कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड है, किस प्रवृत्ति की होती है, तो हम कहेंगे कि ये क्षारीय ऑक्साइड होती है। क्या होती है? क्षारीय ऑक्साइड होती है। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो धातु जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुआं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती हैं। लेकिन जो हमारा कुछ धातु के ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम लोग जो दोनों प्रकार के जो जिंक होंगे या एल्युमिनियम होंगे, ये दोनों अम्लीय भी और क्षारीय भी व्यवहार करते हैं। ऐसे अधातु को हम लोग जो अम्ल और क्षारक दोनों में अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। जो इनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। क्या उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे? अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। तो देखिए 2Al2 ये हमारा क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? AlCl3। ये क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड है। क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड है। यहाँ हमारा जल के अणु है। ये क्या है? जल के 3H2O क्या है? 3 जल के अणु है। जब हम Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल जो होते हैं वो भी बनता है। तो ये दोनों है क्या है? लवण है। ये दोनों क्या है? लवण है। और ये क्या है? तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये क्या है? ये हमारा अम्ल है। ये हमारा अम्ल है। और NaOH है, ये हमारा क्या है? क्षार है। तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। जब देख रहे हैं कि Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। लेकिन जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जल के अणु कितना होते हैं? 3। और यहाँ पे जब हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे
क्षार से, तो जल के अणु कितना होते हैं, 1 होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। तो अधिकांश जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, जैसा कि इसको देख सकते हैं 3H2O जो है हमारा क्या है, जल में अघुलनशील है। लेकिन इनमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में घुलकर हमें क्या दे देते हैं, तो हमें क्षार देते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम है या पोटेशियम ऑक्साइड है, ये दोनों जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं Na2O, ये क्या है, हमारा सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये हमारा पोटेशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके, ये हमारा जल है, जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। अब आगे हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 3.9 को। हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। तो जो भी धातु है वो सभी जो होते हैं कि एक प्रकार से सभी से अभिक्रिया नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि उनकी सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। हमने देखा था कि एल्युमिनियम जो होते हैं या जिंक है, तो इनमें जो होता है कि जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो इनकी प्रकृति कभी अम्लीय हो जाती है, कभी क्षारीय होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं जो होते हैं कि एक दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। तो जो विभिन्न धातु होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग जो होता है कि उनकी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती। पोटेशियम, सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो जो हमारे पोटेशियम है या सोडियम है, ये इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि अगर इन्हें हम खुला में रहने देते हैं तो ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो कभी आपको सवाल पूछे कि कौन से ऐसे तत्व हैं या धातु हैं जिन्हें हम किरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा सोडियम और पोटेशियम क्या है, सोडियम और पोटेशियम है जिन्हें हम किरोसिन में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज गति से अभिक्रिया करती हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। और कुछ सामान्यतः तौर पर जो होते हैं कि ताप पर एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है आदि जैसी कुछ धातुएं हैं जिनकी सतह पर क्या बन जाती है, ऑक्साइड बन जाती है, जिनकी प्रवृत्ति कैसी है, क्षारीय। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला से लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो जो हमारे चांदी और सोना होते हैं वो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिल्वर होते हैं, चांदी और सोना है, वो उनकी अभिक्रियाशीलता जो है कि वो बहुत कम है। और सबसे तेज किसका हो सकता है, तो सबसे तेज हम देखते हैं, सबसे तेज हमारा पोटेशियम और सोडियम का हो जाता है सबसे तेज। अगर मीडियम में जो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि अगर मीडियम में रहेगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, पीबी है, ये सभी क्या है तो मॉडरेट होते हैं। इनकी अभिक्रियाशीलता तो होती है लेकिन ये मॉडरेट है, पोटेशियम और सोडियम से कम होती है। लेकिन सबसे कम हम देखते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशीलता किनकी हो जाएगी, तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता सोना और चांदी की हो जाती है, सोना और चांदी की हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं एनोडीकरण एल्युमिनियम का पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो जो हमारा
एनोडीकरण होता है वो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायुमंडल के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। तो जब एल्युमिनियम की पर कोई उसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो जो ये एनोडीकरण की प्रक्रिया होती है उसके हम क्या करते हैं कि एक परत चढ़ा देते हैं एल्युमिनियम पे मोटी कलर की ऑक्साइड की, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण। उसी तरह से हम देखेंगे कि जब हम जिंक की जो होती है कि जब जिंक की परत चढ़ाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं या गैल्वीकरण कहते हैं, गैल्वीकरण, या अंग्रेजी में इसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो वो क्या है, जिंक की जब परत चढ़ाते हैं लोहे पर तो वे गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। इस पर परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम जो होती है, एल्युमिनियम ये अभिक्रिया करती है किससे, तो जब हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं H2SO4, तो जब H2SO4 विलयन में एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा एनोड होता है, एनोड रहता है, ये जैसे बीकर है, ये आप मान लीजिए ये हमारा एनोड है, ये एनोड है और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। तो जो एनोड रहेंगे इस पर एल्युमिनियम रहेगा और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, Al2O3 बना लेता है एनोड पर। तो यही जो रहता है कि ये जो हमारा एनोड पर एल्युमिनियम रहेगा इस पर एक ऑक्साइड की परत चल जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। वही हमसे कह रहा है क्रियाकलाप 3.9 के करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो सोडियम है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम क्रियाशीलता है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड जो होते हैं वो अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारे सोना चांदी होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब हम उसी चीज को देखते हैं कि जो अधातु होते हैं वो अधातु जो होंगे कि वो अगर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अधातु के केस में क्या होता है कि जो अधातु होते हैं वह ऑक्साइड बनाते हैं, दहन के पश्चात वो अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं, या उसे हम लोग अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए अधातु ये दहन करेंगे तो दहन के बाद या ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन क्या बना देंगे ये, तो अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, अधातु ऑक्साइड। तो ये जो होता है कि ये बनाते हैं, या इसे अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर अधातु के ऑक्साइड होते हैं या अम्लीय ऑक्साइड होते हैं तो अगर इन्हें हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाते हैं, ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ जैसे हमारा सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को मान लीजिए हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हम क्या मिलता है, H2SO4। ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन संतुलित है कि नहीं, इसे चेक कीजिए। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, SO4 यहाँ 1 है, तो यहाँ SO2 है, यहाँ वो 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा। अब इसी तरह से कार्बन को देखिए, तो कार्बन के ऑक्साइड बनाकर क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इनकी प्रवृत्ति जो होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, या ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो ये मिलकर जब हम CO2 को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है? H2CO3। इसे हम लोग कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। तो जो हमने देखा है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उन्हें क्षारीय कहते हैं। और वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। जबकि हमने अधातु के लिए देखा कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं या अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं या अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। ये दो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो हमने देखा है या जानते हैं कि जो धातु होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो ये क्षार बनाते हैं। तो इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए हम क्रियाकलाप 3.10 को देखते हैं। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक की सहयोग की सहायता से क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। ठंडे जल से आधे बीकर में नमूने छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, व्यवस्थित कीजिए। क्या आपको धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्यों धातु जल में तैरने लगती है? जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उन्हें ऐसे बीकर में डालिए जो गर्म जल के साथ आधे भरे हुए हों। जो धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए। भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रक्षेपित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हम देखते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो जो हमारे धातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो ये क्या जल के साथ मिलकर ये क्या करेंगे? तो धातु जो होंगे वो हाइड्रोजन गैस और धातु के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। तो जो जल में घुलने वाले होंगे वो क्या बना देते हैं? वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन सभी जो धातु होंगे वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए धातु है, यहाँ जल है। तो धातु क्या बना देते हैं? धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देते हैं। धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसा कि देखिए धातु के ऑक्साइड मान लीजिए हमारा क्या है? NO है। ये क्या है? तो सोडियम Na2O है। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? तो धातु के हाइड्रोक्साइड NaOH बना देगा। क्या बना देगा? NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब जैसे ये देखिए धातु है, अगर ये क्या होते हैं, मान लीजिए धातु हमने लिया मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम को लिया हमने, जल के साथ अभिक्रिया कराया, तो ये क्या बना देंगे? MgO, और क्या जो हो जाएगी? तो बाहर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखिए ये MgO है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? धातु के ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। और ये हमारा धातु है, ये हमारा जल है। लेकिन जब वही धातु के ऑक्साइड मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? धातु के हाइड्रोक्साइड है। अगर यही अभिक्रिया हम मैग्नीशियम के लिए, तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा जाएगा? हमारा MgO हो जाएगा। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? धातु हाइड्रोक्साइड। तो MgOH2, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? तो धातु के हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए Mg एक है, यहाँ देखिए O हमारा 2 है, तो यहाँ O2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये हमारा संतुलित है। आगे हम देखते हैं, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो जो हमारा
पोटेशियम है और सोडियम है, तो ये जैसे धातु होते हैं वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज एवं ऊष्माक्षेपी है। अब ऊष्माक्षेपी का यहाँ मतलब क्या हो जाता है, तो हमने इन अध्यायों में, पिछले अध्यायों में देखा था कि जो ऊष्माक्षेपी होते हैं वो ऐसी प्रक्रिया है जब हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं, अगर उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। क्या कहते हैं, तो ऊष्मा अपक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और वियोजन जो अभिक्रिया थी, तो वियोजन अभिक्रिया हमारा क्या था, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी। तो उसमें क्या होता है, वियोजन में क्या हो जाता है कि उसमें ऊष्मा को हम लोग अवशोषित करते हैं, अवशोषण करते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा पोटेशियम, यहाँ पे क्या है, जल, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो क्या हो रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। यहाँ भी देखिए संयोजन अभिक्रिया हो रहा है तो ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन हमने देखा था CO3 है, अगर ये टूटती है, इसमें अगर हम लोग ऊष्मा देते हैं तो ये क्या हो जाती है, कैल्शियम और कार्बोनेट में टूट जाती है। कैल्शियम और कार्बोनेट में टूट जाती है। तो यहाँ जो होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा का अवशोषण कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता है। या इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी बोलते थे। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी रहता है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आइए आगे देखते हैं। जब जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन से प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जैसे कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, और जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। तो जो मैग्नीशियम होते हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन जो गैस होते हैं के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः ये भी पानी में जो होते हैं जल में तैरने लगते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जो हमारे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। तो एल्युमिनियम होते हैं, आयरन है, जिंक है, ये धातुएं जो होती है न शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन जो ये भाप होते हैं, हमारा स्टीम होता है, जब हम गर्म करते हैं पानी को, तो जो भाप होते हैं वो उससे ये अभिक्रिया कर लेते हैं और धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होते हैं कि ये उत्पन्न करते हैं। जैसे एल्युमिनियम जल के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस के 3 अणु और 2 परमाणु के साथ उत्सर्जित करता है। यहाँ देखिए लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। लेड, सीसा या प्लम्बम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो जो हमारे सीसा होते हैं, कॉपर हैं, सिल्वर हैं या सोना है, ये धातुएं जो होती है वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। अब हम आगे क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु जो होते हैं अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं।
अब कह रहा है आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो जो हमारे धातु होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, जैसे धातु, तनु अम्ल, लवण और हाइड्रोजन। तो ये जो धातु होंगे, जैसे मान लीजिए हमने धातु कैल्शियम को लिया, तनु अम्ल मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया, तो हमारा क्या बनता है, CaCl2 बनता है और क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं, इस गैस है। अब देखिए यहाँ कैल्शियम एक है तो एक है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना है, एक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन एक है तो यहाँ दो है, तो यहाँ दो लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ कैल्शियम अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है। लेकिन क्या सभी धातु इसी प्रकार से अभिक्रिया करती है? आइए इसका पता करें। इसके लिए हम क्रियाकलाप 3.1 को देखते हैं। सोडियम, Na, पोटेशियम के अंतर्गत बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर इन्हें साफ कीजिए। सोडियम और पोटेशियम को लेंगे, अगर इनकी धातु के नमूने एकत्र करेंगे, अगर ये मलिन होंगे, मैंने हल्का सा कलर जो है कि लगेगा कि गया हुआ हो, तो क्या करेंगे कि इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। सावधानी, सोडियम पोटेशियम को न लीजिए, इन दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो धातुएं होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे ही हम इन्हें बाहर लाएंगे ये वायु के संपर्क में आकर जलने लगते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन में रखते हैं। तो इन दोनों को नहीं लेंगे, किसी दूसरे तत्व को किसी दूसरे धातु को लेंगे, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl युक्त प्रणालियों में डालिए। थर्मामीटर को प्रणालियों में इस प्रकार लटका दे कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर पर सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया? तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जैसे आप देख सकते हैं, हमको समीकरण लिखना है तो हम लिखते हैं, यहाँ देखिए। अब जैसे हमको क्या कह रहा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2, और यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2HCl। अगर एल्युमिनियम से करेगा तो HCl क्या हो जाएगा, AlCl3 हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अब इक्वेशन को आप संतुलित कर लीजिएगा। अब जिंक के करेगा तो ZnHCl क्या बनेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए आयरन से करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, FeHCl, तो क्या हो जाएगा, FeCl2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, H2। ये हाइड्रोजन गैस, ये क्या हो जाएंगे, लवण हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। तो नाइट्रिक अम्ल का हम जानते हैं फॉर्मूला HNO3 होता है। तो ये जो होती है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो गैस होती हैं वो उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देती है। तो जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं, अगर हम इसे किसी धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो MgNO3 हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें और ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये जल में परिवर्तित हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। आगे हमसे कह रहा है कि स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन है उनके क्या क्या ऑक्साइड है, तो ये हमारा जो है Na2, ये नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये जो NO है, NO, इसे हम लोग नाइट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन
ऑक्साइड या इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। एनओ को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसके तीन तीन नाम हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहेंगे। जबकि हमारा NO2 है, NO2 को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसे कहते हैं Na2। तो ये सभी जो हमारे हैं कि वो नाइट्रोजन जो होते हैं उनके ये सभी ऑक्साइड है। अब हम आगे देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है कि में अपचयित हो जाते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो अपचयित हो जाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में। लेकिन मैग्नीशियम, मैग्नीज, अति तनु अम्ल HNO3 या नाइट्रिक अम्ल, या इसे हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कह सकते हैं, के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है। लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये सभी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज होंगे तो ये सभी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। जबकि हमारा अगर वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे जो होते हैं यहाँ नाइट्रिक अम्ल वो प्रबल ऑक्सीकारक हो जाते हैं, जिनसे हाइड्रोजन जो होंगे वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाते हैं, तो वो जल में बदल जाते हैं, ऑक्सीकृत होंगे और जल में बदल जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक है। तो जो बुलबुले बनने की दर होती है वो मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होती है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस। ये फेरस क्या है, तो लोहा को कहते हैं। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसे हम क्या पाएंगे, तो पाएंगे कि जो हमारा कॉपर होगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब हमें आगे कह रहा है एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्वा रेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है जो 3:1 के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो जो हमारा एक्वा रेजिया है, एक्वा रेजिया क्या हो जाता है, तो ये 3:1 में रहता है। 3 अनुपात जो हमारा रहता है HCl रहता है, और जो 1 अनुपात जो हमारा होगा HNO3 होता है। क्या होता है, HNO। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये दोनों का मिश्रण जो होता है वही हमारा क्या होता है, तो एक्वा रेजिया होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। तो जो एक्वा रेजिया हमारा होगा वो क्या करता है, तो वो सोने को गला सकता है और सोने को गलाने के रूप में उसका काम किया जाता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। लेकिन जब सोना को हम किसी एक अम्ल में, दोनों अम्ल के किसी एक अम्ल में अगर गलाएंगे तो उसमें गलाने की क्षमता नहीं होती है। एक्वा रेजिया भभकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक है। तो जो हमारा एक्वा रेजिया है वो भभकता द्रव के साथ क्या है, प्रबल संक्षारक भी है। यह उन अभिकर्मकों से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। तो एक्वा रेजिया होता है वो गोल्ड और प्लेटिनम को क्या करता है, तो गलाता है। ये कितने अनुपात में होते हैं, तो 3:1 में होते हैं, जिसमें 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 अनुपात हमारा क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। अब हम आगे देखते हैं 3.2.4 में अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसा अभिक्रिया करती है। तो कोई धातु है वो लवण के विलयन के साथ जो धातु होती है वो कैसे अभिक्रिया करती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके लिए अब हम क्रियाकलाप 3.12 को देखते हैं। कॉपर एक स्वच्छ तार, आयरन की एक कील। कॉपर Cu का एक हमको क्या लेना है, तार लेना है, और आयरन का हम लोगों को एक कील लेना है। कॉपर के तार को प्रखनली में रखे आयरन सल्फेट क्या हो जाएगा, FeSO4, ये आयरन सल्फेट है के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी प्रखनली में रखे कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, CuSO4, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। विलयन में डाले 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस प्रखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है।
किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ देखिए, ये हमारा चित्र 3.4 में दिया हुआ है। ये धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया है। तो हमको क्या करना है, दो प्रणाली लेना है। एक में हम क्या करेंगे, तो एक में हम लोग लोहे की कील डाल देंगे, एक में हमारा क्या रहेगा, तांबा का तार रहेगा। दोनों में तो जो हम लोहे की कील रहेगा उसमें क्या लगाना है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन होना चाहिए, और जो तांबा का तार रहेगा वहाँ क्या होना चाहिए, तो वहाँ आयरन सल्फेट का विलयन हो। दोनों को डाल देंगे, एक प्रणाली में रख देंगे और कॉर्क से क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जो अभिक्रियाएं होंगी, तो अगर कॉपर सल्फेट क्या होता है, लोहे के साथ अभिक्रिया कर लेके क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, और कॉपर क्या हो जाएंगे, बाहर अवक्षेप के रूप में बाहर रहेंगे। अगर यहाँ आयरन सल्फेट है, तो अगर ये अभिक्रिया करेंगे कॉपर के तार से तो क्या हो जाएंगे, CuSO4, जबकि यहाँ देखिएगा तो क्या है, Fe। तो इस स्थिति में Fe आएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो हमारा अभिक्रियाशीलता के आधार पर, तो हम पाएंगे कि जो हमारा कॉपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं कंपेयर टू लोहा के। तो इन्हीं चीज़ों के हम बारे में जानना है। तो अब हम देखते हैं अभिक्रियाशीलता धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिकों को विलयन अथवा गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। तो जो तत्व होते हैं या धातु होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अभिक्रियाशीलता धातु है वो अपने से कम, तो अपने से कम क्या हो जाएगा, आयरन यहाँ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर। तो वो क्या करेगा कि कम अभिक्रियाशीलता वाले धातु रहेंगे उसको विलयन से अलग कर देते हैं या गलित अवस्था में विस्थापित कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉपर होंगे वो ये आयरन कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जिसमें कॉपर की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी तो ये क्या करते हैं कि कॉपर के सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और आयरन हमारा बाहर निकल जाता है, विस्थापित हो जाता है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। तो जितने भी धातु होते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है, अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो सब में समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल, अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। आपने अध्ययन किया होगा अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया, वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। मान लीजिए कोई धातु है A और दूसरा धातु है B। अब मान लीजिए यहाँ धातु A है और यहाँ B धातु का कोई लवणीय विलयन है। अब दोनों में क्या करेगा कि अगर A धातु लवण B के विलयन को विस्थापित कर देगा B को, तो क्या हो जाएगा कि जो A धातु होगा वो क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगी। यही हमको कह रहा है। आगे कह रहा है क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। अब हमारा कॉपर और आयरन में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कि जो हमारा लोहा होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। क्या होगा, लोहा जो होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ देखिए लोहा का ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है अभिक्रियाशीलता। तो क्या होगा कि कॉपर जो होगा वो लोहे को विस्थापित नहीं कर सकता है। जो कॉपर होगा वो लोहे को विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी अधिक विस्थापनशीलता होती है। तो इसके लिए एक अलग से हमको कुछ केमिकल देना पड़ता है या ज़्यादा हीट पर ये क्रियाएं को करना पड़ता है। अब हमारा 3.2.5 में क्या है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि कौन सा धातु में किसमें क्रियाशील करने की या अभिक्रियाशील की ज़्यादा प्रवृत्ति है, उसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो एक तरह की ये सूची है जो मैंने तत्वों को अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमको क्रम में श्रेणी में अरेंज करते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी हो जाएगा।
सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हमसे पूछेगा सक्रियता श्रेणी क्या है, तो हम कहेंगे सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 और 3.12 निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी, तो धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील होती है वो कौन होती है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हमारा पोटेशियम और सोडियम होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, पो सो कै मै ए जी ले हा ता पा चा सो। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, पो सो कै मै ए जी ले हा ता पा चा सो। ये है, पो से क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम, सो से हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम, कै से कैल्शियम, मै से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जी से हमारा क्या हो जाएगा, तो जी से जिंक हो जाएगा, ले से लोहा, ले से लेड हो जाएगा, ले से लोहा, ले से लेड हो जाएगा, एच से हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ता से तांबा या इसे कॉपर भी कहते हैं, पा से पारा और चा से चांदी और सो से सोना। तो पो सो मै ए जी ले हा ता पा चा सो, ये हमारा अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इससे तत्वों के नाम याद रहेंगे। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है, उसके बाद हमारा जिंक हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, आयरन, उसके बाद क्या हो जाता है, लेड, उसके बाद हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद तांबा या कॉपर, मरकरी, पारद या पारा भी कहते हैं, ये जी सिल्वर और ये सोना। तो ये जो होते हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और जो सोना और चांदी जो होंगे ये सबसे कम होते हैं। सबसे अधिक जो होते हैं वो हमारा पोटेशियम और सोडियम होते हैं, और ये घटती है, ये सभी जो मॉडरेट होते हैं। तो सबसे कम किसका होता है, सोना का, सबसे ज़्यादा किसका होता है, पोटेशियम का। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, पोटेशियम, और सबसे कम कौन हो जाएगा, तो हमारा सोना हो जाता है। इसीलिए सोना को गलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो होता है। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रश्नों को और उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को हमने देखा था, तो जब हमसे सोडियम के बारे में पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो सोडियम की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ये जो होते हैं कि अगर हम खुली हवा में छोड़ दें तो ये किसी से भी अभिक्रिया कर लेगा और इसमें जल्दी ही आग पकड़ लेगी। तो इसीलिए हम लोग सोडियम को क्या करते हैं, इसे केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो ठंडे जल के साथ भी उसमें छेपी अभिक्रिया करती हैं और इससे हाइड्रोजन गैस भी प्रज्वलित हो ले जाते हैं। इन सभी से बचने के लिए ही हम लोग इसे सुरक्षित और केरोसिन ऑयल में डुबाकर या तेल में डुबाकर रखते हैं। अब हमें प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, अब भाप के साथ जो आयरन है वो कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो भाप जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, तो एक तरह से जल है, क्या है, जल है। अब जल जो है कि आयरन के साथ मतलब लोहे के साथ, तो लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, तो हम जानते हैं कि फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकलती है। अब देखेंगे कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आपका आयरन कितना है, 3 है, जबकि यहाँ कितना है, आयरन 1 है, तो 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया तो ये हमारा बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया।
लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन हमारा कितना 8 हो गया, जबकि यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें भी 4 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस अभिक्रिया हो गया। अब हमको कह रहा है जल के साथ कैल्शियम। अब जल के साथ जो कैल्शियम अभिक्रिया करेगी तो कैल्शियम करेगी तो क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसमें देखिए ये संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ देखिए कैल्शियम 1 तो 1, यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये हम इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि किस अवस्था में है तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। कैल्शियम जो रहते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, तो सॉलिड में रहते हैं। जल हमारा क्या है, लिक्विड है, और ये है हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, तो जलीय विलयन एक ही होता है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो अवस्था भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ये जो हमारा जल जो है कि अगर ये पोटेशियम से अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, KOH। अब देखिए यहाँ और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या क्या होता है, तो अब वो ऊष्मा भी उत्सर्जित करती है। ये क्या करती है, तो ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न करती है, ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न करती है। अब देखिए यहाँ K1 तो यहाँ 1, OH हमारा 1, O क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 है, H हमारा क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ H देखिए तो हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, H हमारा 2 है, जबकि यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2H2O कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ देखिए 2 है, और यहाँ क्या है, 1 है, 3 है, तो अब क्या होगा, हम K में भी 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 2K, और इसमें लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 2K तो 2K, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 तो क्या है, ऑक्सीजन 2, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या 2 और 2 4, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है 4। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब हमें आगे कह रहा है कि तीसरा नंबर प्रश्न में A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्नलिखित विलयनों में डाला गया। इससे प्राप्त जो परिणाम है उनको निम्नलिखित प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। अब हमसे कह रहा है कि इस सारणी का उपयोग करके धातु A, B, C एवं D के संबंध में लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आयरन सल्फेट है, धातु A में आयरन सल्फेट 2 है, कोई अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर सल्फेट विस्थापन, जिंक सल्फेट कुछ नहीं, सिल्वर नाइट्रेट कुछ। B जो है कि कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन, अब कोई अभिक्रिया नहीं करता। अब देखिए इन सभी को देखिए, अब हमसे कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो हमारा B हो जाएगा। B जो होगा कि वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो। क्यों, क्योंकि B जो है कि कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन जो होगा कि सबसे अधिक हो रहा है। अब हमसे आगे दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, तो धातु को B को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाएगा, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, B है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, वो कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और इसका रंग भी बदल जाएगा। अब हमको 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, धातु A, B, C, D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, B, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, A, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, C, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, D। क्यों, क्योंकि D जो है कि कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया, तो जब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अभिक्रियाशीलता है वो कम है। किसी से नहीं करता है, उसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, सबसे कम है। जबकि यहाँ देखिए C जो है कि कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया, लेकिन एक से अभिक्रिया करता है, तो D से ये अच्छा है। लेकिन B को देखिए तो ये क्या है, ये विस्थापन है और कोई अभिक्रिया नहीं करता, तो जिंक से नहीं करता है। लेकिन जो हमारा A धातु है कोई अभिक्रिया नहीं करता और विस्थापन करता है, तो आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो आयरन को हमने देखा था अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में यहाँ पे, तो आयरन हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो जब ये आयरन से तो कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आप,
जब देखिएगा जैसे आयरन से कर रहा है, आयरन सल्फेट से, लेकिन ये जो है कि कॉपर से कर रहा है, लेकिन जिंक के साथ क्या कर रहा है, आयरन से नहीं कर रहा है। तो आयरन से नहीं कर रहा है माने उसकी अभिक्रियाशीलता कम है, और बी जो है कि आयरन से कर रहा है। जैसे इसको आसान भाषा में आप समझिए, जैसे वहाँ देखिए जैसे बी कोई काम कर रहा है तो ये आयरन के साथ अभिक्रिया कर रहा है ए, लेकिन आयरन से अभिक्रिया कोई नहीं कर रहा है ए। तो आयरन से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ए जो है कि आयरन से नीचा है, ये क्या है, आयरन से नीचा है। लेकिन जो हमारा बी है वो कह रहा है कि आयरन से अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब क्या, आयरन से ऊपर है। तो बी की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, सबसे अधिक हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो आयरन से नीचा होगा तो बी से कम होगा ए का। अगर ये आयरन से अभिक्रिया भी करता तो क्या होता, ये भी आयरन से ऊपर होता, तब हमको इसमें तत्वों को देखना पड़ता। अब हम आगे देखते हैं तो हमसे क्या कह रहा है प्रश्न 4 में। प्रश्न 4 में कह रहा है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो जब हम अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो कौन गैस निकलता है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सा गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जो अभिक्रियाशील धातु होते हैं या धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो होते हैं उन्हें वो विस्थापित करते हैं। अब हमारा कह रहा है कि आयरन Fe वो तनु H2SO4 माने H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो हम जानते हैं क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, और क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो होंगी वो बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस जो होंगी कि बाहर निकलेंगी। अब इस समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा तो यहाँ देखिए Fe S कितना है 1 O4, अब देखिए H2, तो ये समीकरण भी संतुलित है। तो ये हमारा जो होगा कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया यही होगी। अब हमें आगे कह रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अब देखिए हमको क्या डालना है, जिंक है, इससे किसकी अभिक्रिया कराना है, तो आयरन सल्फेट FeSO4 से। तो ये क्या बना देगा, ZnSO4, और क्या हो जाएगा, तो Fe को विस्थापित कर देगा। ये क्या हो जाएगा, Fe विस्थापित हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Zn है, यहाँ क्या है, Fe है, तो ये हमारा क्या है, जिंक है, ये हमारा क्या है, आयरन है। तो अब हम देखेंगे अभिक्रियाशीलता में तो हम पाते हैं कि हमारा जिंक यहाँ है और आयरन नीचे है। तो आयरन से जो है, आयरन से जिंक की अभिक्रियाशीलता क्या है, अधिक है। इसीलिए जो जिंक होता है उसे वो आयरन को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, जिंक जो होता है वो आयरन को विस्थापित कर देता है। अगर आयरन से नीचे वाले तत्व होते, कॉपर जो होते, तो वो क्या करते, आयरन को विस्थापित नहीं करते, वह वैसे ही रहते। उम्मीद इस तरह से हमने इसके सारे प्रश्नों को भी चर्चा कर लिया और देख लिए, तो उम्मीद है आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, जहां हम देखेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है और इनके सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।